हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं सुमन सहारण। यहाँ अपनी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेज है वो कंटिन्यू चल रही है। उसमें हमने जो भी राजवंश थे चौहान, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। गोहिल वंश पढ़ लिया हमने, मारवाड़ के राठौड़ पढ़ लिया है ना। और जो वो थे रणथंभौर के जो चौहान शासक थे, जालौर के चौहान थे, उनका अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया है उनको। कछवा वंश हमारा कल की क्लास में चल रहा था, हमारा कछवा वंश। तो कछवा वंश के बारे में जो भी शासक थे, संस्थापक थे, उनके बारे में कल की क्लास में हमने पढ़ लिया है। अब इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्वाई जय सिंह के साथ। स्वाई जय सिंह कछवा वंश का बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक था। इसके बारे में सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसकी टाइमलाइन याद करो आप। 1700 से 1743 ये याद करना बहुत ज़रूरी है। 1700 से 1743 भाई 43 साल शासन किया था। बहुत लंबा कार्यकाल था इनका। तो 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जय सिंह ने जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसका नाम स्वाई जय सिंह रखा था। दोस्तों, स्वाई की उपाधि जय सिंह को किसने दी थी, सवाल ये आएगा। तो ये था मुगल सम्राट औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब इसने स्वाई की उपाधि दी थी। तो स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी थी, ये सवाल आ जाए तो क्या बताओगे आप, औरंगजेब ने। क्योंकि औरंगजेब के हिसाब से जय सिंह प्रथम से ये जय सिंह है वो वाक्पटुता में ज़्यादा मतलब था, अच्छा था। तो अधिक मात्रा में वाक्पटुता, वीरता ज़्यादा थी। इस वजह से औरंगजेब ने स्वाई जय सिंह को जय सिंह की उपाधि दी, क्योंकि वह जय सिंह प्रथम से बढ़कर था, यानी सवाया था। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम से पहले स्वाई पद का प्रयोग करने लगे। 1700 ईस्वी में जय सिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। जब भी तो टाइमलाइन 1700 से 1743 ईस्वी है, ठीक है। 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी युद्ध में जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजू के युद्ध में मुजम विजयी रहा। जाजू का आजम जैसे उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही जो उनके बेटे थे आजम और मुज्जम, उनके बीच हुआ था जाजू का युद्ध, ठीक है। तो जय सिंह ने किसका पक्ष लिया था, आजम का पक्ष लिया, जबकि विजय कौन हो गया, मुअज्जम हो गया, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। अतः मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। तो सवाल ये आएगा दोस्तों कि आमेर का नाम मोमिनाबाद निम्न में किस मुगल सम्राट ने रखा था, तो वो था बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। और बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम क्या रखा, तो आपको पता होना चाहिए, मोमिनाबाद रखा, ठीक है। क्या रखा, मोमिनाबाद, ओके। मेवाड़ की सहायता से जय सिंह ने फिर क्या है, मेवाड़ की सहायता लेके जय सिंह ने पुनः आमेर पर अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे क्या है, आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फिर आ गया फ्रुखसियर, उसने, ये मुगल सम्राट था। 1713 ईस्वी में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। तो फ्रुखसियर ने जय सिंह को मालवा का सूबेदार कब नियुक्त किया, तो याद होना चाहिए दोस्तों आपको 1713 ईस्वी में। फ्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में स्वाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जय सिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुड्डा में एक सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके। क्या हुआ था दोस्तों, बूंदी सबसे पहले मराठों को आमंत्रित किया था, बूंदी की कछवा रानी थी उसने। फिर क्या, जैसे ही मराठों का लूटपाट हमले राजस्थान में बढ़ने लगे, तब सब राजपूत राजाओं ने संगठित होकर स्वाई जय सिंह ने ये उनको एक विचार दिया था। तो 17 जुलाई 1734 को सब राजा जो राजपूत शासक थे उन्होंने इकट्ठा होकर हुड्डा जगह कहाँ है, भीलवाड़ा में, वहाँ बोला भी ठीक है हम सब लोग एक रहेंगे। जैसे मराठों का आक्रमण अगर एक पर होता है तो वो सब पर आक्रमण माना जाएगा। ये हुड्डा सम्मेलन आगे पढ़ेंगे, अभी जय सिंह के संदर्भ में इसको पढ़ रहे हैं। तो 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुड्डा में सम्मेलन बुलाया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्य रूप न ले सकी। स्वाई जय सिंह ने 1729 में
बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया था। इस बूंदी के मामले में हस्तक्षेप ही राजस्थान में मराठों का जो आक्रमण हुआ या मराठों का जो हस्तक्षेप की शुरुआत हुई वो इसी वजह से हुई थी। सवाई जय सिंह ने 1729 में बूंदी में जो हस्तक्षेप किया, वो आगे के चैप्टर में हम क्या हस्तक्षेप किया कैसा उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। जय सिंह ने मराठा मुगल सम्राट में समझौता करने के लिए मध्यस्थता की। 1743 में जय सिंह की मृत्यु हुई। इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल भी बन सकता है दोस्तों कि निम्न में आमेर के किस शासक ने 7 जो मुगल सम्राट थे उनका शासनकाल देखा, तो वो थे सवाई जय सिंह। क्योंकि इनका टाइमलाइन देखो 43 साल 1700 से 1743 तक के शासन किया था, और जब तक जो मुगल सम्राट थे वो बहुत ज़्यादा आए थे। ठीक है, तो 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा। ये तो गई इनकी वो राजनीतिक में क्या काम किया था वो। अब चलता है इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। सवाल आरएस मेंस में दोस्तों क्या आता है, सवाई जय सिंह होगी या प्रताप सिंह हो गया, सवाई प्रताप सिंह, या फिर ये कुंभा मैंने बताया था जो मेवाड़ का शासक था कुंभा। इनके बारे में अगर मेंस में कभी भी 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का जो सवाल आता है वो आता है इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। बाकी प्रीलिम्स में तो फैक्ट कुछ भी आ सकते हैं। तो इस सवाई जय सिंह ने क्या किया था दोस्तों, 1725 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम रखा दोस्तों जीज मोहम्मद शाही। तो जो जीज मोहम्मद शाही नंबर 1 तो आपको पता होना चाहिए क्या थी, तो जो नक्षत्र होते हैं सितारे उनकी शुद्ध सारणी बनाई थी, तो वो कौन था, सवाई जय सिंह ने बनाई थी। किस नाम से, जीज मोहम्मद शाह। जीज मोहम्मद शाह क्योंकि दिल्ली में मोहम्मद शाह मुगल सम्राट था उसके नाम पे। कब बनवाई दोस्तों, तो 1725 ईस्वी में, 1725 ईस्वी में उसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ है, इसके रचयिता निम्न में कौन है। जय सिंह कारिका नामक जो ज्योतिष ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, तो सवाई जय सिंह। एकदम याद कर लो इसको कि जय सिंह कारिका क्या है, नंबर 1 तो ज्योतिष ग्रंथ है, रचयिता सवाई जय सिंह। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनाई। तो सवाई जय सिंह ने कहाँ वेधशालाएं बनाई, निम्न में से कहाँ वेधशालाएं बनवाई, तो आपको दे देंगे जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। 5 हो गई, 5 जगह। तो इनमें एक, केवल दो, 3, उपयुक्त सभी, तो आप लगाओ उपयुक्त सभी। याद रहना चाहिए जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस 5 वेधशालाओं की स्थापना किसने की थी, सवाई जय सिंह ने। ठीक है, और जयपुर की वेधशाला है वो सबसे बड़ी है दोस्तों, याद रखना जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखो दोस्तों, जुलाई अब आ गया। सबसे पहले वेधशालाओं की स्थापना की, आपको 5 याद होनी चाहिए, 5 की 5 वेधशालाएं कहाँ है, जयपुर वाली सबसे बड़ी है। और ये याद होना चाहिए आपको कि जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ है, इसकी रचना, ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की, ये याद होना चाहिए आपको। और जीज मोहम्मद शाही जो नक्षत्रों शुद्ध जो सारणी बनाई नक्षत्रों की, जीज मोहम्मद शाही उसकी किसने बनवाई थी, तो वो याद होना चाहिए सवाई जय सिंह ने, मोहम्मद शाही। ये तो हो गया ज्योतिष से संबंधित इनका काम। ठीक है, अब देखते हैं जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसको, जंतर मंतर को, क्योंकि जो जयपुर वाली वेधशाला है वो कहाँ रखी गई है, जिसे उसे क्या कहा जाता है, जंतर मंतर। तो विश्व धरोहर सूची में जंतर मंतर है उसको कब शामिल किया गया था दोस्तों, 2010 में। ठीक है, ये याद रखना, जुलाई 2010 में। जय सिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर इससे एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले तो ये बताना कि जयपुर का नक्शा किसने तैयार किया था, बंगाली वास्तुकार विद्याधर द्वारा। याद रखना, बंगाली वास्तुकार विद्याधर ने जयपुर का नक्शा, आयताकार मतलब आयताकार पूरी तरह से उसको नक्शा बनाया, जब भी बहुत ही अच्छे तरीके से बसा हुआ शहर है ये। ठीक है, कब बनवाया, तो जयपुर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1727 ईस्वी में। याद करो, 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना हुई थी।
वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। तो निम्न में कौन सा अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था? तो वो है आपका सवाई जय सिंह। 1734 ईस्वी में जयपुर में नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। तो नाहरगढ़ के किले का निर्माण किस कछवा शासक या आमेर राजपूत शासक ने करवाया था? तो वो होगा आपका सवाई जय सिंह। कब करवाया था? 1734 ईस्वी में। इसने जयगढ़ में जय बाण तोप का निर्माण करवाया था। ये एशिया में सबसे बड़ी तोप मानी जाती है ना, जयगढ़ जो किला है उसमें रखवाई गई है जय बाण तोप का। सवाई जय सिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया। किसका? चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया। तो इनके निर्माता कौन है? सवाई जय सिंह है। सवाई जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किया। ये इनके सामाजिक सुधार कार्य में लिखना आप। तो सती प्रथा पर रोकथाम किस राजपूत शासक ने लगवाई थी? तो वो था सवाई जय सिंह। तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए थे। सवाई जय सिंह के दो सामाजिक सुधार थे। एक तो पहला राजपूत शासक जिसने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई, और दूसरा विधवा विवाह उसके लिए मान्यता प्रदान की और उनके लिए नियम भी बनाए। ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका कछवा वंश पूरा आमेर का, जिसमें अंतिम था आपका सवाई जय सिंह। तो याद रखना 2010 में यूनेस्को द्वारा जंतर मंतर जो है उसको विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल किया। जय सिंह जो बंगाली वास्तुकार थे विद्याधर, वो जयपुर जो शहर है उसकी नक्शा बनाया, उसका निर्माता था। ठीक है, और ये याद रखना कब? 1727 में। और अंतिम हिंदू नरेश जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया। नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने 1734 में किया। जयगढ़ में जय बाण तोप है, उसका निर्माता कौन है? सवाई जय सिंह है। सिसोदिया रानी का महल, चंद्र महल और जल महल का निर्माता निम्न में से कौन सा राजपूत शासक है? तो सवाई जय सिंह है। और उसके दो सामाजिक सुधार अगर मान लो आपके आगे RS मेंस में 2 नंबर का सवाल आ गया कि सवाई जय सिंह द्वारा किए गए सामाजिक सुधार लिखिए, 2 सामाजिक सुधार लिखिए। तो पहला राजपूत शासक जिसने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक। दूसरा विधवा विवाह को मान्यता व नियम बनाना, विधवा विवाह को मान्यता और नियम बनाना। ये छोटी छोटी बातें हैं पर हर जगह आपके लिए बहुत अच्छे से काम आ सकती है। तो सामाजिक सुधार क्या हो गए? सवाई जय सिंह के सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह को मान्यता देना और उसके लिए नियम बनाना। ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे। अगला आ गया दोस्तों अपना जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। इसको पढ़ेंगे, देखते हैं कौन कौन से फैक्ट आते हैं इसमें। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित मानते हैं। ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजयराज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजयराज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ, जिसने दोस्तों जैसलमेर भाटी शासक था जैसल, जिसने जैसलमेर की नींव रखी। ठीक है, जैसलमेर के किले का इतिहास ढाई साके के लिए फेमस है। कितने साके के लिए? ढाई साके के लिए। ये मैं बताऊंगी कैसे। सबसे पहले तो ये बता दो निम्न में राजस्थान में ढाई साके कौन से किले में हुए थे? तो याद रखना जैसलमेर के किले में हुए थे। अब ढाई साका पहला कहाँ हुआ था? आपको याद होना चाहिए। पहला साका हुआ था जैसलमेर के शासक, किस शासक के काल में हुआ था पहला साका? मूलराज के काल में। ठीक है, कब क्यों हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था भाई जैसलमेर के किले पर। तो क्या है, पहला साका जैसलमेर में हुआ था जैसलमेर के शासक मूलराज के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। दूसरा साका कब हुआ था दोस्तों? रावल दूदा के समय हुआ था, जब फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली में तुगलक सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, उसने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। 3 देखो ढाई साके हुए, इसका मतलब 2 तो पूरे साके हुए, एक है जो आधा हुआ है। ठीक है, तो पहला साका जब राजस्थान, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा किला है राजस्थान में जिसमें ढाई साके हुए हैं, तो वो है आपका जैसलमेर का किला, नंबर 1। दूसरा आपका होगा पहला साका हुआ जब जैसलमेर का शासक कौन था? तो मूलराज। किसके आक्रमण के समय हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। किसके शासनकाल में? मूलराज के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। दूसरा हुआ दोस्तों रावल दूदा के काल में, जब दिल्ली सल्तनत में था फिरोज शाह तुगलक शासक, उसने जैसलमेर पर आक्रमण किया।
तीसरा याद रखना दोस्तों हुआ 1550 ईस्वी में। कब हुआ? 1550 ईस्वी में। ये याद रखना कि जब जैसलमेर के शासक उस टाइम कौन थे? लूणकरण। याद रखना, पहले में था मूलराज, दूसरे में रावल दुद्दा, तीसरे में लूणकरण। ये क्या हुआ? कंधार के शासक था अमीर अली। कंधार का शासक था अमीर अली, तो जैसलमेर के शासक लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली है उसको शरण दी थी, पर अमीर अली ने क्या किया? उसके साथ विश्वासघात किया और जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया। अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया और लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, किंतु अंतिम रूप से भाटी क्या है? विजय रे, अतः जोहर नहीं हुआ। यह घटना अरसाका कही जाती है। केसरिया हुआ पर जोहर नहीं हुआ। तो अरसाका जब जैसलमेर में हुआ उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? तो आपको याद रखना है भाटी शासक थे लूणकरण। किसने आक्रमण किया था? तो कंधार के अमीर अली ने, कंधार के शासक अमीर अली ने। क्लियर? चलते हैं आगे। अकबर के नागौर दरबार में हर्राय भाटी ने अकबर की दीनता स्वीकार की और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था दोस्तों। याद रखना, भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जवाहर सिंह। आप पढ़ेंगे भरतपुर के जाट एवं इस वंश के प्रतापी शासक। जाट क्या है दोस्तों? एक कृषक जाति है, ठीक है, किसान है जाट ज़्यादातर, जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान हुआ था औरंगजेब के समय। आपको पता होगा औरंगजेब के समय जाटों ने विद्रोह किया था। जाटों और सतनामियों के विद्रोह बहुत हुए थे। तो जाटों का विद्रोह औरंगजेब के समय शुरू हुआ था। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपना नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। तो जाटों का विद्रोह औरंगजेब के समय हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए गोकुल के नेतृत्व में। और कब हुआ था ये भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो 1669 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ था? गोकुल के नेतृत्व में, ठीक है। औरंगजेब के समय विद्रोह की शुरुआत की थी गोकुल ने, पर गोकुल को मार दिया गया। उसके द्वारा किए गए संघर्ष को फिर उसके पुत्र राजा राम ने जारी रखा। 1688 में क्या हुआ? राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया, ठीक है। अब देखते हैं चूड़ामन। 1695 से 1721 तक का समय इनका। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। याद रखना दोस्तों कि भरतपुर में जो स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना हुई थी उसका संस्थापक निम्न में कौन सा था? तो कौन थे? तो वो होगा आपका चूड़ामन। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के जो भी मुगल इलाके थे उसमें धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछवा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थुन नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। तो आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि भरतपुर के स्वतंत्र जो जाट राज्य है उसका संस्थापक निम्न में कौन है? तो चूड़ामन है। और उन्होंने मुगलों के खिलाफ क्या किया था? संघर्ष किया था। और संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? गोकुल ने। अब दूसरा आता है दोस्तों बदन सिंह। 16 ये जाट नेता थे सब, चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल। याद रखना इनको। 1723 से 1756। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जय सिंह ने इसे ब्रिजराज की उपाधि दी। तो जाट नेता बदन सिंह को ब्रिजराज की उपाधि निम्न में किसने दी थी? तो जय सिंह। आमेर के शासक अभी पढ़ के आई ना, कछवा शासक जय सिंह, उसने ब्रिजराज की उपाधि दी और जागीरें दी। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया, वहाँ एक सुंदरगढ़ की स्थापना की, सुंदर जल महल बनाए, बाग बगीचे बनाए। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर, वेर में भी दुर्गों का निर्माण किया। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। उसने जाट कछवा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया। जब भी तो जाट कछवा मैत्री की वजह से तो कछवा शासक जय सिंह ने ब्रिजराज की उपाधि दी ना। 1756 में उनकी मृत्यु होगी, ठीक है। अब आता है दोस्तों महाराजा सूरजमल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल बनते हैं। 1756 से 1763 ईस्वी इनका टाइमलाइन है। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो भरतपुर के किले का निर्माण निम्न में किस जाट शासक द्वारा किया गया था? तो वो था महाराजा सूरजमल और उसे अपनी नई राजधानी बनाई। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जय सिंह की मृत्यु के बाद
देखो किसके साथ, जयपुर। पीछे से चली आ रही ना, कछवा और जाट कछवा मैत्री, तो जयपुर के साथ मैत्री सहयोग की नीति का अनुसरण किया। और जैसे ही जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। जैसे जय सिंह मृत्यु उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, ये युद्ध बहुत चला था, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। गद्दी के लिए उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था 1743 से 50 के बीच। तो इसने ईश्वर सिंह का साथ दिया था, जो जयपुर का ईश्वर सिंह था उसका साथ दिया था। किसने? ईश्वर सिंह का। 1760 में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के युद्ध में लड़ने गया, मगर मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाऊ के जो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था ना पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच, तो इसने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का साथ दिया था। ठीक है। भाऊ पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी। सूरजमल ने मराठों, जैसे पानीपत की पराजय हुई तो मराठों को फिर से सहायता दी। 1763 में रुहेलों के विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु हुई। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीम खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं मन में क्षोभ का एक बड़ा उदाहरण है। महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हुए कालिका रंजन कानूनगो ने लिखा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार नहीं करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। बस ये हो गया आपका। तो आपको याद रखना है भी गोकुल ने स्थापना की थी, और सबसे पहले गोकुल ने औरंगजेब के विरुद्ध जाट जो विद्रोह है उसकी शुरुआत की थी। फिर इनका कालक्रम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। करौली का यादव वंश पढ़ते हैं। भरतपुर का जाट वंश हो गया, अब करौली के यादव। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा है ना, मथुरा की जो सूरसेन शाखा उससे संबंधित मानते हैं। वो यादव से मानते थे ना अभी, उन्होंने अपना संबंध सूरसेन, मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंध स्थापित करते हुए श्री कृष्ण से जोड़ा है। करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? विजयपाल ने। करौली के यादव वंश के संस्थापक कौन था? विजयपाल। छोटा सा फैक्ट है, पर एग्जाम में आ सकता है। इस 1040 ईस्वी में की इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया, बयाना को। 1348 में अर्जुन पाल ने, देखो दोस्तों, स्थापना किसने की? करौली के यादव वंश का संस्थापक तो है विजयपाल, पर धर्मपाल 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया। किसने बसाया? कल्याणपुर नाम दिया इसको। कल्याणपुर की स्थापना किसने की? अर्जुन पाल ने। अर्जुन पाल ने। ठीक है, यही अर्जुन कल्याणपुर है जिसे वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? करौली। धर्मपाल द्वितीय ने 1615 में करौली को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया, और अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसा दिया। धर्मपाल द्वितीय ने क्या किया? फिर इस करौली को अपनी राजधानी बना लिया। और करौली में मदन मोहन जो मंदिर है उसका संस्थापक निम्न में कौन है? तो वो गोपाल पाल है। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट काम हुए थे। आगे बस ये देखेंगे कि हम 1817 में अंग्रेजों से संधि करके उसकी दीनता स्वीकार कर ली थी करौली ने। करौली के कौन से शासक ने अंग्रेजों की, ये पूछते हैं ना नॉर्मल 2 नंबर में भी पूछ ले, कई बार RS मेंस में भी आ जाता है कि अंग्रेजों से संधि कर उसकी दीनता स्वीकार की करौली, तो उसमें करौली का शासक निम्न में कौन था? तो महाराजा हरबख्श पाल। ठीक है, करौली का शासक हरबख्श पाल था, जिसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी 9 नवंबर 1817 को। ये भी सवाल आ सकता है कि करौली ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? तो आपको याद रखना है 9 नवंबर 1817 में। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, इतनी है। अब देखते हैं परमार वंश। परमार का शाब्दिक अर्थ है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास तक था, प्रतिहार, ये है परमार। प्रतिहारों की शक्ति कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। आबू के आसपास, आबू के परमार है ना आबू, तो परमारों का शासन कहाँ था? आबू के आसपास। आबू के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ परमार वंश था। अब देखते हैं आबू के परमार। आबू के परमार वंश का संस्थापक था दोस्तों धूमराज। याद रखना, आबू के परमार वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है? तो धूमराज। लेकिन इसकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणी वराहा को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। कोई काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई नहीं पूछता इनको।
फिर धारावर्ष आया विक्रमदेव का प्रपौत्र आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था। तो अगर आ जाए कि निम्न में किस परमार शासक ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था, तो याद रखना दोस्तों धारावर्ष। ठीक है, उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। गुजरात के सोलंकी थे ना, उनका अधीनता का जुआ उतार फेंका। नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के दिलवाड़ा गांव में लूणसाई नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये फैक्ट आपकी आ सकता है। किसके काल में? उसके पुत्र सोम सिंह। किसके शासनकाल में? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पुत्र पात्र कुछ याद नहीं रखना, सोम सिंह के शासनकाल में। ठीक है, परमार शासक कौन है? ये परमार है ना, परमार शासक सोम सिंह के शासनकाल में। सोम सिंह के शासनकाल में क्या इसने? तेजपाल ने। किसने बनवाया था? तेजपाल ने क्या किया था? आबू के जो दिलवाड़ा गांव है, दिलवाड़ा में लूणसाई का मंदिर है ना, जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, उनमें से दिलवाड़ा में जो नेमिनाथ का जैन मंदिर है, नेमिनाथ का, जैनों में तीर्थंकर होते हैं, उनमें एक थे नेमिनाथ, उनका नाम नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया? लूणसही में। लूणसही में। तो जो लूणसही में नेमिनाथ का जैन मंदिर है, उसका निर्माण निम्न में किसके द्वारा किया गया? तो आपका इतना ही बताना है, तेजपाल। ठीक है, इस तेजपाल ने दिलवाड़ा में लूणसाही में नेमिनाथ का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, क्लियर। 1311 में नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती थी दोस्तों, परमारों की राजधानी पर अधिकार कर लिया और वहाँ चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। ठीक है, ये इसमें इतना ही था, कुछ खास नहीं था। अब देखते हैं मराठों का राजस्थान में प्रवेश। ये दोस्तों आपके आरएस मेंस में भी आ सकता है। राजस्थान में प्रवेश कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके कारण क्या थे, इसका वर्णन कीजिए। यहाँ इनमें छोटे छोटे इतने सारे फैक्ट आएंगे कि आपके प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मराठों का राजस्थान में प्रवेश कैसे हुआ, उसके कारण क्या थे, फिर इसके लिए क्या प्रयास किए गए, वो सब देखेंगे। ठीक है, जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य तो पतन हो गया, तो मराठा क्या प्रभुत्व ज़्यादा हो गया, तो मराठों ने धीरे धीरे पूरे भारत में लूटपाट करनी, ऐसे करना शुरू कर दिया। तो दौरान पेशवा, उस टाइम पेशवा थे, उनके कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। ये फिर गुजरात मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक ग्रह कलह के कारण राजपूताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया। राजस्थान में पारस्परिक ग्रह कलह के 3 केंद्र थे दोस्तों, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। ठीक है, बूंदी एक ऐसा क्षेत्र था जहां उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। जयपुर में अलग से उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, जोधपुर में अलग से चल रहा था। और जहां आपको लगता है कि कोई पारस्परिक कलह चल रही है, ग्रह कलह चल रही है, तो वहाँ के धीरे धीरे उस क्षेत्र में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ गया या उनको राजस्थान में प्रवेश करने का मौका मिल गया। अब देखते हैं हम बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष ऐसा क्या था जिन्होंने मराठा, कहते हैं ना सबसे पहले अगर मराठों का प्रवेश हुआ था उसकी वजह तो किसने आमंत्रित किया था? जो बूंदी की कछवा रानी थी उसने आमंत्रित किया था। क्या स्टोरी थी उसके पीछे वो देख के आ रहे हैं हम। ठीक है, स्वाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। स्वाई जयसिंह आमेर के कछुआ शासक, पढ़ाई ना हम लोगों ने पढ़ाई की है। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा था दोस्तों बुद्ध सिंह। ठीक है, ये था जयसिंह का बहनोई। 1727 तक तो दोनों में संबंध बहुत अच्छे रहे, परंतु फिर अचानक क्या दोनों के संबंध हो गए तनावपूर्ण, तो अंत में बिल्कुल ही टूट गए। और जो महाराजा बुद्ध सिंह थे, इसने क्या किया, जो जय सिंह की बहन थी उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया और इससे बोला उसके पुत्र है, उसको वो मेरा उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जय सिंह की बहन जो कछवा रानी थी इसे घृणा करने लगा और अपनी चूड़ावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने जो कछवाई रानी से उत्पन्न पुत्र था दोस्तों भवानी सिंह, उसको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस पर जय सिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक था, क्यों, वो भाई रह गया। तो जय सिंह के ये बहन थी कछवाई रानी जय सिंह की। ठीक है, अतः उसने बुद्ध सिंह को शासनाच्युत करने का निश्चय किया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था तो उसकी अनुपस्थिति में जय सिंह ने क्या किया, अपनी सेना भेज के बूंदी के दुर्ग गए उस पर अधिकार कर लिया।
तथा करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र थे दलेल सिंह। ठीक है, इसको क्या किया, 1730 में बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। जय सिंह की इस कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। 1732 में जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जो इस दलेल सिंह को बिठाया था ना, इससे कर दिया। ठीक है, जय सिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने तो जो भवानी सिंह है ना, उसकी हत्या करवा दी। भवानी सिंह कौन, जो कछवा रानी थी, यानी जो जय सिंह की बहन थी उसका पुत्र। ठीक है, उसकी इस घटना से फिर क्या है, कछवा रानी है वो अपने भाई की विरोधी हो गई। कछवा रानी जय सिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठी इस अवसर की तलाश में थे। तो ये वजह बनी जिस वजह से मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ। अतः 18 अप्रैल 1734 को मल्हार राव होलकर और राणाजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। बूंदी में महाराव उमेश सिंह, बुद्ध सिंह का ही पुत्र था, का शासन स्थापित हो गया। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवा रानी ने होलकर को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। चूंकि उमेश सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था। तो हो गई नहीं कि बूंदी की कछवा रानी थी, उसने सर्वप्रथम मराठों को राजस्थान में यानी अपने राज्य में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया था। तो क्लियर, ये सवाल आपका आ सकता है। क्यों, ये कहानी हमने अच्छे से देख ली है। अब जैसे ही मराठों को कछवा रानी ने आमंत्रित किया, बूंदी में हस्तक्षेप बढ़ा, तो अब क्या है, धीरे धीरे मराठे संपूर्ण राजस्थान में फैल गए। जहां उनको दिखा कि यहाँ उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है, मराठों के आक्रमण धीरे धीरे राजपूताना में बढ़ने लगे। तो इस आक्रमण को रोकने के लिए सवाई जय सिंह जो आमेर के शासक थे, उसके नेतृत्व में राजपूतों का क्या है, एक सम्मेलन हुआ जिसमें मेवाड़ के राजपूत है ना, सबके सब थे जो हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन इसमें शामिल हुआ, उन्होंने कहा कि हम एकजुट रहेंगे और एकजुट होकर मराठों का जो भी आक्रमण हो रहा है उसका सामना करेंगे। ठीक है, परंतु ये कभी सम्मेलन सफल नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, ये देखेंगे हम। ये सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसको बोलते हैं हुडा सम्मेलन। तो नंबर 1 तो आपको पता होना चाहिए कि हुडा सम्मेलन हुआ कब था। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासकों की असफलता और राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने, यानी बूंदी में, राजस्थान यद्यपि यह नाम उस समय प्रचलन में नहीं था, के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय निकालने के लिए देखो दोस्तों, सवाई जय सिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को ऐसे बोला, भाई हुडा में हम लोग करते हैं एक सम्मेलन। ठीक है, 16 जुलाई, हुडा कहाँ है, भीलवाड़ा में है, वर्तमान भीलवाड़ा में। ये सवाल भी आपके आ सकता है। 16 जुलाई 1734 को पूर्व निश्चित स्थान हुडा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। देखो इसमें 3 सवाल बन सकते हैं। वर्तमान में हुडा कहाँ है, हुडा है भैया भीलवाड़ा में। किसने सम्मेलन बुलाया था, सवाई जय सिंह ने। जय सिंह जो आमेर का कछवा शासक थे। ये हुडा सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, 17 जुलाई, पक्का याद रखना इसको, 1734 में। ठीक है, 17 जुलाई 1734 में हुडा सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बुलाया जय सिंह ने था, अध्यक्षता की थी मेवाड़ महाराणा जगत सिंह मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। याद रखना, जगत सिंह द्वितीय थे। ठीक है, सम्मेलन में सवाई जय सिंह तो थे, इसके अलावा कौन थे, जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का द्रुजनशाल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए थे। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक सम्मेलन पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे, एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा, कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा, मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे। यदि कोई शासक किसी कारण उपस्थित होने में असमर्थ होता है तो वह अपने पुत्र भाई को भेजेगा, किंतु इस योजनाएं
कभी धरातल पर नहीं आ सकी, क्योंकि प्रत्येक जो राजपूत राजा थे उसके अपने सवार थे, और इस वजह से क्या है, राजपूतों में कभी एकजुटता हो ही नहीं सकी। तो आपके सवाल आ सकता है इसमें से 4। वर्तमान में उड़ा कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। किसके कहने पे उड़ा सम्मेलन बुलाया गया? सवाई जय सिंह। उड़ा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सिंपल सा उद्देश्य था राजस्थान में मराठों के बढ़ते आक्रमण को रोकना। ठीक है, इसका ये वजह थी। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जो मेवाड़ के शासक थे जगत सिंह द्वितीय, उसकी अध्यक्षता में हुआ था ये। ठीक है, कब हुआ था? तो 17 जुलाई 1734 को हुआ था। क्लियर? चलते हैं आगे, पर ये कभी सक्सेस नहीं हो उसका। उड़ा सम्मेलन एक प्रकार का असफल प्रयास साबित हुआ। आप क्या आ सकता है 5 नंबर में RS मेंस अगर आप लिख रहे हो तो वहाँ 5 नंबर में आएगा सीधा उड़ा सम्मेलन। तो आपको पता होना चाहिए सवाई जय सिंह द्वारा इस वजह से बुलाया, इस तारीख को बुलाया, इस सन में बुलाया, इसकी देखता ये कि ये शासक आए, इसके परिणाम क्या रहे, वो सब चीज़ें। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। ठीक है, 1708 में सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी दोस्तों चांद कुंवर बाई, इससे विवाह कर लिया था। कौन थी वो? सवाई जय सिंह। आमेर के कछवा शासक कौन थे? सवाई जय सिंह। मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय, उसकी पुत्री थी चांद कुंवर। उस चांद कुंवर चंद कुंवर बाई से विवाह कर लिया, और ये इकरारनामा, ये समझौता किया कि जो चंद्र कुंवर ये है, जो रानी है, इनसे उत्पन्न पुत्र ही उनका उत्तराधिकारी होगा। फिर उसके बीच जो संघर्ष की शुरुआत हुई वो देखते क्या हुआ। जी, विवाह से पूर्व जय सिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई थी। तत्पश्चात दोस्तों 1722 में जय सिंह की खिंची रानी थी सूरज कुंवर, वो तो थी चंद्र कुंवर, ये थी सूरज कुंवर। चंद्र कुंवर में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, उसका पुत्र था ईश्वर सिंह। ठीक है, और 1700 उत्पन्न हुआ, और 1728 में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से एक पुत्र हुआ माधो सिंह। चंद्र कुंवर का पुत्र कौन था दोस्तों? माधो सिंह। और सूरज कुंवर का ये याद नहीं रखना कि किसका पुत्र है, हम तो माधो सिंह इसको याद कर रहे हैं। सूरज कुंवर का पुत्र कौन था? ईश्वर सिंह। अब इस ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच जो युद्ध होगा ना, वो होगा जयपुर का उत्तराधिकार का युद्ध। देखते हैं अब कैसे होगा। अतः जय सिंह के बाद माधो सिंह ईश्वर सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष निश्चित था। सितंबर 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र था ईश्वर सिंह, वो गद्दी पर बैठा, जबकि समझौते के मुताबिक उसने ये बोला कि जो भी चंद्र कुंवर से उत्पन्न पुत्र होगा वो मेरा उत्तराधिकारी होगा, जबकि ज्येष्ठ कौन था? ईश्वर सिंह। किंतु माधो सिंह ने 1708 में के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह माधो सिंह में गृह कलह आरंभ हो गई। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए। माधो सिंह की ओर से तो आया मल्हार राव होलकर, सैनिक सहायता प्राप्त हुई। इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। तो माधो सिंह की सहायता किसने की? होलकर ने की थी। ठीक है, उधर ईश्वर सिंह ने सिंधिया, राणोजी सिंधिया से सहायता ली। सिंधिया और होलकर के बीच उधर मराठों में संघर्ष चल रहा था, तो दोनों अलग अलग सहायता दी। फरवरी 1745 में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी। ये तो ईश्वर सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगी थे कौन, जो होलकर था, उसको परास्त कर खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने भेजा। फलस्वरूप 1747 में दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर राजमहल का युद्ध हुआ था दोस्तों।
कब हुआ था? 1 मार्च 1747 को राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हो गई थी। ठीक है, जो बड़ा था ईश्वरी सिंह उसकी विजय। तो राजमहल का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1 मार्च 1747 में। ठीक है, याद रखना। ये था राजमहल का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? तो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच। इसमें विजय किसकी हुई? ईश्वरी सिंह। वहाँ हो सकता है इसके साथ सिंधिया दे दे, इसके साथ होलकर दे दे, है ना, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच। तो वो याद रखना आप लोग। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था। ईश्वरी सिंह की विजय हुई थी जब। किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराजा जगत सिंह जो मेवाड़ का शासक था की ओर अधिक रुपया देने का लालच हो गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़ दिया और माधो सिंह का पक्ष ले लिया। ठीक है, ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ माधो सिंह। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। बगरू का युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह और मराठों के बीच। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इसमें जाट शासक सूरजमल ने, देखो शासकों, देखो दोस्तों, जाट शासक सूरजमल ने किसका साथ दिया था? बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया। उसे माधो सिंह को 4 परगने देने, उमेश सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने, मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने को विवश होना पड़ा। बगरू के युद्ध हो गया था दोस्तों 1748 में। बगरू का युद्ध कब हुआ था? 1748 में। याद रखना, ये जयपुर के उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित है सब। ईश्वर सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वायदा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपयों के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश नहीं था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपने को आज़ाद कर लिया। ठीक है, अब होलकर ने माधो सिंह को बुलाकर उसे जयपुर की गद्दी, अब बच गया माधो सिंह, तो ले भाई तू ले ले माधो सिंह। यहाँ उत्तराधिकार संघर्ष तो खत्म हो गया, पर अब माधो सिंह का मराठों के साथ संघर्ष चलेगा। माधो सिंह को बुलाकर जयपुर की गद्दी पर बैठा दिया। माधो सिंह की गद्दी पर बैठते मराठों ने उसके सामने फिर वही धन संबंधी बातें रखी, लंबी चौड़ी मांग। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को उसने एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद कर दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, जो आगे चलकर दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हुई। अब आ गया दोस्तों तुंगा का युद्ध। ये आया था RS प्रीलिम से सवाल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तुंगा का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, इसका कारण क्या था, एक्सेट्रा जो भी हम देखेंगे। अब माधो सिंह के साथ संघर्ष चल ही रहा था मराठों का, हम जब से स्टोरी पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि बार बार क्या होगा। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटपाट बचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान होकर जयपुर का तत्कालीन शासक था, आगे आ गया था प्रताप सिंह। ठीक है, इनसे मुक्ति का प्रयास करा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया और शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महादजी जो सिंधिया थे उनका साथी मुगल फौजदार था। इधर मुगलों ने किसका साथ दिया, मराठों का। मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया। तो महादजी का साथ ही था मुगल फौजदार, पर साथ किसका दिया था, राजपूतों का दिया था दोस्तों इसमें। अतः 28 जुलाई, यहाँ एक संगठन बन गया, इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग में रखना। 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों, जिसका नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों महादजी सिंधिया, और राठौड़ कछवा गठबंधन। राठौड़ क्योंकि मारवाड़ का लिए था ना, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया था, तो राठौड़ कछवा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गया, राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तो सवाल आएगा दोस्तों, यही आया हुआ है, यही आएगा कि तुंगा का युद्ध कब हुआ था। अगर पूछ ले कब, जब, तो बता देना भाई कि सिंपल सी बात है 28 जुलाई। जुलाई तो याद नहीं रहता, देखो सिंपल बात, साल याद रखना 1787 को। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था, तो मराठा जिसमें महादजी सिंधिया थे प्लस
जो राजपूत क्या कछवा और मारवाड़ जो संघ थे उसके बीच, या ज़्यादातर आप क्या याद रखोगे कि जयपुर का था, जो कछवा था और मराठा थे उनके बीच हुआ था, या राठौड़ कछवा गठबंधन के बीच हुआ था। सीधा पूछ ले तो प्रताप सिंह था शासक। ये भी दे सकते हैं ना कि माधोजी सिंधिया और प्रताप सिंह के बीच, ये दे तो आपको प्रताप सिंह याद रखना। तुंगा युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अतः मराठा राजपूतों के मध्य फिर से हुआ दोस्तों युद्ध। 20 जून 1790 को 3 साल बाद पाटन का युद्ध हुआ। क्या हुआ? वो तो रहा था अनिर्णय। जब हुआ पाटन का युद्ध, कब हुआ था दोस्तों? 1790 में हुआ था, ठीक है, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय होगी। यहाँ मराठा जीत गए, राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आपको इनका रिजल्ट भी, परिणाम भी याद रखना है कि पाटन का युद्ध में मराठों की विजय हुई और राजपूतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कब हुआ था पाटन का युद्ध? 1790 में हुआ था। और तुंगा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1787। क्लियर? अब देखते हैं कृष्णा कुमारी विवाद क्या है। ये दे और है अभी शुरू, सॉरी। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया जोधपुर की सहायता से। फिर से 1800 ईस्वी में मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार विजय मराठों के हाथ ही लगी, तो जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। मालपुरा का युद्ध आ जाए तो 1800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1800 में। 3 युद्ध याद रखनी है जो जयपुर और मराठों के बीच हुआ था। सबसे पहला हुआ था तुंगा का युद्ध, वो हुआ था 1787 ईस्वी में, जो तो रहा था अनिर्णय। इसके बाद दूसरा हो गया था आपका दोस्तों पाटन का युद्ध, जो हुआ था 1790 में, ठीक है, 1790 में, एकदम क्लियर याद रखना है। 1787 आपका तुंगा का युद्ध, 1790 पाटन का युद्ध, जिसमें क्या राजपूतों की हार हुई थी और मराठों की विजय हुई थी। इसके बाद मालपुरा का युद्ध हुआ था आपका तृतीय, जो हुआ था 1800 ईस्वी में, इसमें भी मराठों की विजय हुई। ठीक है, क्लियर? अब बढ़ते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद है, ये RS मेंस में आया हुआ है 5 नंबर में, फिर कभी आ सकता है, आपको पूरा याद होना चाहिए क्या है कृष्णा कुमारी विवाद। ये कहानी है दोस्तों, देखो कृष्णा कुमारी कौन थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी से विवाह को लेके सबसे पहले तो ये कहाँ की राजकुमारी थी? मेवाड़ की। विवाह को लेकर जयपुर के शासक, संघर्ष किस किस के बीच था? जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह। जोधपुर का शासक था मान सिंह और जयपुर का शासक कौन था दोस्तों? जगत सिंह के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ हुई। मारवाड़ की राजकुमारी थी और इनका विवाह तय हुआ था, सगाई हुई थी मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ, मेवाड़ की राजकुमारी। किंतु विवाह से पूर्व क्या हुआ? भीम सिंह की होगी मृत्यु। भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ कर दिया। समझ में आया? पहले तय हुआ था मारवाड़ के शासक मान सिंह के साथ, ठीक है, मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ, परंतु जैसे भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो इनका संबंध तय हो गया जगत सिंह के साथ, तो जयपुर के शासक थे। इस पर रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मारवाड़ में आ गया था। जैसे ही भीम सिंह मृत्यु हुई तो मान सिंह आ गया, तो मान सिंह ने इसे अपना अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों और अमीर खां जो पिंडारी है, यहाँ पिंडारी और आगे थे, उनको मेवाड़ मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अब मारवाड़ के शासक थे दोस्तों मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी है। पिंडारी ने क्या किया? मारवाड़ का साथ दिया और मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अंत में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने, जो अमीर खां पिंडारी से मेवाड़ की रक्षा करने में असमर्थ था, मान सिंह से कृष्णा कुमारी की शादी नहीं करना चाहता था, 21 जुलाई से 1810 को जहर पिला के अपनी पुत्री की हत्या कर दी। मात्र 16 वर्षीय अपनी पुत्री की हत्या मेवाड़ के भीम सिंह पर नहीं, समस्त मेवाड़ की शान पर एक बहुत ही बड़ा कलंक है। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का सबसे काला अध्याय था। ये थी दोस्तों पूरी कहानी जो कृष्णा कुमारी विवाह से संबंधित थी। आपको पता होना चाहिए कि वो मेवाड़ की राजकुमारी थी, उसका संबंध पहले मारवाड़ के शासक था भीम सिंह। पुत्री किसकी थी? मेवाड़ के भीम सिंह की। मारवाड़ के जो शासक था भीम सिंह, उसके साथ उसका संबंध तय हुआ, पर भीम सिंह की मृत्यु होने पर उसका संबंध जयपुर के जो महाराजा थे मान सिंह, उसके साथ तय हो गया। इससे जयपुर जोधपुर के बीच विवाद की स्थिति हो गई और उसमें किसको? कृष्णा कुमारी को मृत्यु का कारण बनाइए सब। ठीक है, अब जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ेंगे दोस्तों। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष
जयपुर का हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं जोधपुर का क्या था। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई। कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। ठीक है, महाराजा अभय सिंह का भाई था कोई बख्त सिंह, वो ये सोच रहा था कि अभय सिंह को उठा के मैं ही बन जाऊं। 1749 में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जैसी जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नवंबर 1750 में बख्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर जोधपुर की गद्दी हत्या ली। फिर राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधो सिंह से शरण, वो माधो सिंह था ना, उससे शरण ली। मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 में जब बख्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार किया तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठा स्वयं चाह रहे थे कि हम जोधपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करें। 21 सितंबर 1752 को बख्त सिंह की हो गई दोस्तों मृत्यु। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर ही रहा था। अतः जून 1753 में रघुनाथ राव ने, जो मराठा था, उसने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठने के लिए जयपा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में नहीं था, वह उनसे संधि करने को विवश हो गया। 1756 को उसके बीच संधि हुई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी: अजमेर और गढ़ बीटली, जो तारागढ़ है अजमेर में, मराठों के अधिकार में रहेंगे। जालौर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांभर, मारोट, सोजत, परवत्सर, केकड़ी के 84 गांव हैं, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। और जोधपुर, नागौर, मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। दोनों में बट गए। ठीक है, विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष, शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई से स्वतंत्र रहेगा। ये संधि की शर्तें थी, याद कर लेना दोस्तों, ये आ सकती है। ठीक है, राजस्थान के 3 तो हो गए, बूंदी हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर का मौका मिल गया मराठों को। इसके साथ साथ सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश हस्तक्षेप आरंभ हो गया। केवल बीकानेर, जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। सवाल आएगा दोस्तों यही कि कौन से 2 ऐसे राज्य थे जो मराठों की हस्तक्षेप से, आक्रमण से बचे रहे। तो आपको याद होना चाहिए बीकानेर और जैसलमेर। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। से संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रेपिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न नहीं रहे। अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत ही खराब हो गई थी। ये था दोस्तों अपना आज की क्लास, जिसमें हमने पहला जो चैप्टर है अपनी, हम जो पढ़ रहे हैं आरबीएससी 10th बुक जो पढ़ रहे हैं, उसका जो पहला चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें सभ्यताएं, राजपूतों से संबंधित, उत्पत्ति से संबंधित जो अध्ययन किया हमने, गुहिल वंश, मारवाड़ के राठौड़, करौली के यादव वंश, जो भी आमेर का कछवा वंश है, भरतपुर के जाट है, या फिर राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप या क्या था, वो सब हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे एक नए टॉपिक साथ, यहाँ आर्ट कल्चर शुरू करेंगे, जिसमें संत है, देवता है, देवियाँ हैं, राजस्थान में पेंटिंग्स है, मेले है, त्यौहार है, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो भी इस बुक में दे रखा है वो हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो इनको शेयर कर सकते हैं आप और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पहल अकेडमी है, उस पर कल आज जीएस है, जो फर्स्ट ग्रेड है उसका जीएस का पेपर, और जो हिस्ट्री है उसका पेपर आपको सैटरडे को होगा आपका। ठीक है, और जो आरएस प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो संडे को होगी आपको। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स है, वो भी पहल अकेडमी ऐप है, उस पर चल रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो पहल अकेडमी ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।